आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। सो देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने जाओ, जब कोई बड़ी चीज़ करने जाओ, तो हो सकता है कि हम बीच बीच में हारते जाएं, हम बीच बीच में फेल होते जाएं, हम बीच बीच में गिरते जाएं, बट गिरने के बाद उठना, इसी में हम कहेंगे कि हमारी ग्लोरी है। इसमें नहीं कि हम कभी गिरे ही नहीं, कभी हारे ही नहीं। हार जीत तो चलती रहेगी, बट हारने के बाद फिर से उठ के कोशिश करना। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हम कहेंगे मोटिवेशनल कोट इसके साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम ज्योग्राफी। सो जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, इसमें हम एक्सोजेनिक मूवमेंट को स्टडी करेंगे। वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एक्सोजेनिक मूवमेंट में वेदरिंग और एरोजन दोनों पढ़ेंगे, बट वेदरिंग जो है यही काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, इस कारण हम इस लेक्चर में सिर्फ वेदरिंग को कवर करेंगे। अगले आने वाले लेक्चर में हम मास मूवमेंट और उसके साथ साथ इरोजन को भी कवर करेंगे। तो सभी आपके टॉपिक्स कवर होंगे, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एक्सोजेनिक मूवमेंट को पढ़ लेते हैं। सो एंडोजेनिक मूवमेंट मैंने आखिर लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसी तरह से हम कहेंगे कि एंडोजेनिक मूवमेंट भी काम करता है, एंडोजेनिक की तरह एक्सोजेनिक भी काम करता है। अब अगर मैं एंडोजेनिक की बात करूं, तो एंडोजेनिक में हमने देखा था कि एंडोजेनिक में विद इन कुछ फोर्सेस आ रहे, विद इन अर्थ सरफेस कुछ फोर्सेस आ रहे हैं, जिसके कारण ये सरफेस जो है इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह से एक्सोजेनिक में हम ये कहेंगे कि द प्रोसेस विच ऑकर ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कुछ बाहर के फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल विंड कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, रिवर कहेंगे, कोई भी हो गए, इन सब के कारण जो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हो रहे हैं उन्हें एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहेंगे। जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो पूरे डेन्यूडेशन में आते हैं। अब डेन्यूडेशन एक नया वर्ड है, तो डेन्यूडेशन होता क्या है? डेन्यूडेशन में आपको ये बता दूं कि वेयरिंग अवे ऑफ टेरेस्ट्रियल सरफेस बाय प्रोसेस, है ना। कोई भी एक चीज़ है, उसके ऊपर की कोई भी जो चीज़ है वो गायब हो जाना, इसको कहेंगे हम वेयर अवे हो जाना, या फिर हम कहेंगे कि इसको इसके ऊपर से निकल जाना, इसको कहेंगे हम डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन जो है उसमें वेदरिंग भी आता है, इरोजन भी आता है। सो हम इस बार जो पढ़ने वाले हैं वो है वेदरिंग। तो आज हम वेदरिंग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और मास मूवमेंट पढ़ने वाले। तो इसमें 3 चीज़ें आ सकती है डेन्यूडेशनल प्रोसेस में। वेदरिंग होता है, मास मूवमेंट होता है, इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कोई चीज़ है, इसके ऊपर की ये जो लेयर आपको दिख रही है, इतनी बड़ी लेयर, ये गायब हो जाना, दैट इज डेन्यूडेशन, ये याद रखेगा। तो डेन्यूडेशन ये प्रोसेस है। सो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द मेजर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डेन्यूडेशन, हम ये कहेंगे। तो डेन्यूडेशन जो है ये आपको यहाँ पता चलता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम कहेंगे तो विंड है, रिवर है, ग्लेशियल है, वेव्स है, ग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों के चलते ये जो भी हो रहा है इसे एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं ना। तो ये बाहर की चीज़ है, ये अंदर से नहीं है, बाहर से, ऊपर से है, अर्थ के। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में ये डिफरेंस हमें देखने मिलता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे वेदरिंग आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए वेदरिंग को स्टडी करते हैं। वेदरिंग को पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्लासिफिकेशन है वेदरिंग में, इसीलिए ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वेदरिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। रॉक जो है उनका टूट जाना, उनका ब्रेक डाउन हो जाना, उनका डिकम्पोजिशन हो जाना, दैट इज़ नोन एज वेदरिंग। ये हमें पहले पता चलता है। ये होता कैसे? तो ये क्लाइमेट के कारण होता है, प्लांट्स के कारण हो सकता है, एनिमल्स के कारण हो सकता है, या बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण हो सकता है। सो ये सब ब्रेक डाउन जो होगा ये फिजिकली होगा, केमिकली होगा, या बायोलॉजिकली होगा, तीनों तरह से होगा। हम इन सब को स्टडी करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो वेदरिंग होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो चलिए पहला वेदरिंग जो है दैट इज़ फिजिकल वेदरिंग, इसको स्टडी कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से यहाँ एक बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फ्लो चार्ट, जिसके चलते आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये याद रहेगा। फ्लो चार्ट में वेदरिंग में हमें याद रखना है कि एक फिजिकल वेदरिंग होता है, दूसरा केमिकल वेदरिंग होता है, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ये सब टॉपिक्स जब हम पढ़ के यहाँ पे आएंगे तो ये फ्लो चार्ट आपको पूरी तरह से याद हो गया रहेगा। सो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जो है इट इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, याद रखिएगा, मेनली बाय एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के कारण जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसको कहेंगे हम फिजिकल वेदरिंग। अब कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे वेदर के चलते। अब ये जब फिजिकल वेदरिंग हो जाती है तो एक बड़ा रॉक जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉलर रॉक्स प्रोड्यूस करता है, या फिर एंगुलर फ्रैगमेंटेशन होता है इनमें, या फिर ये सब एक ही रॉक से, तो कुछ कुछ ऐसे एक एक एंगल की तरह से रॉक बनने लगेंगे, या जो भी आपको देखने मिल रहे छोटे छोटे रॉक्स जो बन रहे हैं, इसको कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जो है ये
टेम्परेचर चेंज होने के कारण होता है, प्रेशर चेंज होने के कारण होता है, वाटर के कारण होता है और विंड के कारण भी हो सकता है। इन सब चीज़ों के कारण फिजिकल वेदरिंग देखने मिलता है। फिजिकल वेदरिंग को 3 पार्ट्स में फिर से आगे डिवाइड किया है हमने, और ये जो 3 पार्ट्स है वो है थर्मल वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग एंड एक्सफोलिएशन। अब यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, और हम जब फिर से आएंगे यहाँ पे तो आपको ये भी क्लियर रहेगी जो चीज़ें हैं वो। सो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं थर्मल, दूसरा हमने यहाँ क्लासिफाई किया है दैट इज़ फ्रॉस्ट वेजिंग, एंड थर्ड वन हमने जो क्लासिफाई किया है वो है एक्सफोलिएशन। ओके, सो चलिए एक एक फिर से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब हम फिजिकल वेदरिंग में एंटर हो रहे हैं, यानी यहाँ पे इस टेबल में आप देखोगे फिजिकल वेदरिंग जो है वो भी 3 तरह का है। तो हम एक एक फिजिकल वेदरिंग को यहाँ स्टडी करते हैं। फिजिकल वेदरिंग में पहला आता है थर्मल वेदरिंग। थर्मल से आपको समझ रहा होगा कि टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। सो एरिड या सेमी एरिड एरिया जो होते हैं, यानी हम कहेंगे कि डेजर्ट के आसपास के एरिया जहाँ पे वेजिटेशन कम है, इस तरह के एरिड जो एरियाज़ है या फिर सेमी एरिड एरियाज़ है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, हिट अप एंड एक्सपांड द रॉक ड्यूरिंग द डे। तो याद रखिएगा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रॉक जो होते हैं वो एक्सपांड होते हैं दिन में ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि रॉक सरफेस जो होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं और उस कारण सरफेस जो होता है वो एक्सपांड होता है, और उसके साथ साथ जब रात होती है तो ये कूल डाउन हो जाता है, यहाँ पे ठंडा होता है, ठंडा होने लगता है तो ये हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये फिर से छोटा हो जाता है। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में कैसा होता है कि ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इस कारण ये क्रैक होने लगते हैं, और क्रैक होने के कारण ये स्प्लिट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जॉइंट्स फॉर्म इन आउटर पार्ट ऑफ द रॉक में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्रैक हो गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण ये क्रैक हो गया। क्रैक होने के कारण धीरे धीरे क्रैक्स निकलते गए और ऊपर के जो रॉक्स थे ये छोटे छोटे रॉक्स यहाँ निकल गए और ये रॉक्स छोटा हो गया। इस तरह से ये काम होता है। तो ये हम कहेंगे थर्मल वेदरिंग है, जो टेम्परेचर बढ़ने और कम होने के कारण, क्योंकि देखिए एरिड रीजन में क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रात में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये जो बढ़ने के कारण टेम्परेचर एक्सपांड होते हैं रॉक्स, और कम होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस कारण उनमें क्रैक्स आते हैं और इस कारण यहाँ पे हमें थर्मल वेदरिंग देखने मिलती है। इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया थर्मल वेदरिंग को, एक है ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो चलिए डिसइंटीग्रेशन को 2 तरह से, फिर से थर्मल वेदरिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं। थर्मल वेदरिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है ग्रैन्युलर एंड सेकेंड वन इज ब्लॉक। सो यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ग्रैन्युलर और ब्लॉक, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्रेन की तरह निकलते हैं और ये ब्लॉक के ब्लॉक निकलते हैं। अब किस तरह से और डिसइंटीग्रेट हो रहा है ये देखते हैं। तो ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑफ वैरिंग प्रॉपर्टीज। अब देखिए कोई एक रॉक है, इस रॉक में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है, हर मिनरल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है इस रॉक में। अब टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर चेंजेस के कारण हर मिनरल अलग अलग तरह से अफेक्ट हो रहा है, जिस कारण स्मॉल पीसेस में ब्रेकडाउन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकडाउन होते जा रहा है। क्रैक्स जो निकल रहे हैं वो मिनरल्स के डिफरेंट वायरिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण वो डिफरेंट छोटे छोटे, कोई बड़े बड़े, इस तरह से स्मॉल पीसेस में ये निकलते जा रहे हैं। तो ड्यू टू दिस ब्रेकअप ऑफ रॉक्स ऑकर्स ग्रेन बाय ग्रेन, है ना। तो थोड़ा निकलते रहेगा और इसको कहेंगे हम ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। इस तरह से आपने रॉक्स देखे होंगे वो उस तरह से हो, इनको ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन कहा जाएगा। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन के बाद जो अगला हमने देखा था वो था यहाँ पे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की अगर हम बात करें सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑकर्स इन अ रॉक सच एज ग्रेनाइट रॉक्स। ग्रेनाइट जो रॉक्स हैं, हम आगे रॉक्स की स्टडी करने वाले मिनरल्स को पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जो है वो ग्रेनाइट रॉक्स में होता है ज़्यादातर। सो इन द एरियाज ऑफ जॉइंटेड इग्नियस या लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, कोई रॉक्स है जहाँ पे लेयर्ड रॉक्स है, या सेडिमेंट्री कौन से होते हैं जो हम आगे उसको पढ़ने वाले हैं, या इग्नियस कौन से थे, ये सब हम स्टडी करेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको इतना बता दूं कि ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जहां बहुत ज़्यादा है। अब ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम कहेंगे कि डे का टेम्परेचर और नाइट का टेम्परेचर,
इसमें ग्रेटर ड्यूरिनल रेंज है, यानी डे का टेम्परेचर और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कारण आप देख रहे हैं कि रॉक बहुत जल्दी ठंडे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहे हैं, जिसके कारण उनके जॉइंट्स, हम कहेंगे कि यहाँ पे पूरे जॉइंट्स में ही वो टूट जाते हैं, इन पे क्रैक्स आने लगती है। अब यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक होने के कारण ये पूरे अंदर तक जाते हैं। नॉर्मल रॉक्स में आपने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से ऊपर की ही लेयर निकल रही है, तो ये ग्रैन्युलर इसमें देखने मिल सकता है। बाकी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रॉक या फिर रेक्टेंगुलर शेप ब्लॉक के ब्लॉक में ये डिवाइड होते हैं, ब्लॉक के ब्लॉक में डिसइंटीग्रेट होते हुए दिख सकते हैं। सो ग्रेनाइट कौन से होते हैं, इग्नियस क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, ये रॉक्स में हम आगे पढ़ने वाले। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रॉक्स को ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है और पहला ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। थर्मल वेदरिंग के कारण दो तरह से हमें डिसइंटीग्रेशन देखने मिलते हैं, एक है ग्रैनुलर और दूसरा है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। सो अब ये था थर्मल के और भी कुछ हमने जो देखे क्लासिफिकेशन वो। अब आप जानते हैं हम कहाँ से कहाँ आए हैं। हमने यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग में थर्मल में और दो देखे थे। फिजिकल जो है ये खुद हम कहेंगे कि वेदरिंग का एक क्लासिफिकेशन था, और उसी के क्लासिफिकेशन में और तीन हमने देखे थर्मल। अब यहाँ पे हमने थर्मल हमने स्टडी कर लिया, तो थर्मल के बाद दूसरा आता है फ्रॉस्ट वेजिंग। तो चलिए हम फ्रॉस्ट वेजिंग को स्टडी करते हैं। फ्रॉस्ट वेजिंग की अगर बात करूँ तो आपको ये पता है कि जितने भी लिक्विड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब उनको हम फ्रीज करते हैं, जब वो फ्रोज़न होते हैं, जब वो ठंडे किए जाते हैं। जब उन्हें हम जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। बट वाटर की हम कहेंगे एक नेचर ऐसा है कि वाटर जब फ्रीज होता है तो वो साइज में बढ़ने लगता है। सो व्हेन वाटर फ्रीजेस इट बिकम लार्जर इन साइज। अब और टेक अप मोर स्पेस, है ना, तो वो ज़्यादा जगह लेने लगता है। ये बहुत ईजी है। अब देखिए ये इस तरह का कोई रॉक है, इसमें ये कोई क्रैक है, इस क्रैक में वाटर जाके बैठ गया है। अब कभी क्या हुआ कि टेम्परेचर अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया। टेम्परेचर गिरने के कारण ये जो क्रैक थी, इसमें जो वाटर था, ये वाटर अब ज़्यादा जगह ले रहा है ना, इट विल टेक मोर स्पेस। अब व्हेन इट टेक मोर स्पेस तो इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर और स्ट्रेस ऑन द रॉक। यहाँ पे देखिए इसके क्रैक पे ज़्यादा स्ट्रेस वो कर रहा है या फिर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि ये वो रॉक जो है ये खुद क्रैक होने लगता है ना। तो इसको फ्रोस्ट वेजिंग कहते हैं और इस तरह से वेदरिंग हो जाती है रॉक में ना। तो व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द क्रैक ऑफ रॉक एंड फ्रीजेस, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रॉक इज इनफ टू वेज द वॉल्स, है ना। तो वॉल जो होती है उसे वो तोड़ने लगता है ना, ऑफ द क्रैक फार्दर अपार्ट, दस एक्सपांडिंग एंड डीपनिंग द क्रैक। और क्रैक जो है ये बढ़ती जाएगी, इस कारण होगा वेदरिंग। तो ये भी एक काफ़ी इजी कंसेप्ट है, फ्रॉस्ट वेजिंग जिसे कहते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने इसमें फ्रॉस्ट वेजिंग पढ़ लिया, हमने थर्मल पढ़ लिया। जैसे थर्मल में दो तरह के थे, हमने देखा कि ग्रैनुलर और ब्लॉक, वैसे यहाँ पे कोई दो नहीं है, फ्रॉस्ट वेजिंग में एक ही है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो एक्सफोलिएशन देख लेते हैं। एक्सफोलिएशन जो है इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एक्सफोलिएशन में सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि रॉक जनरली हीट्स और कूल्स मोर ऑन द सरफेस लेयर। अब जो रॉक्स सरफेस लेयर पे रखे हुए हैं वो रॉक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी हीट और कूल कर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं, है ना। तो ये अल्टरनेट चेंज जो हमें देखने मिल रहा है टेम्परेचर में, उसमें क्या होता है कि इसकी जो ऊपर की लेयर होती है, ये हम कहेंगे कि आउटर लेयर जो है वो पिल ऑफ, वो निकलने लगती है ना। सो वो निकलने लगती है जैसे कि एक ओनियन की स्किन निकलती है। आप ओनियन को देखिए, ओनियन को अगर बहुत ज़्यादा उस पर ड्राई होते जाएगा तो ऊपर की जो स्किन होती है वो निकलने लगती है। उसी तरह हीट के कारण इसका जो ऊपर का हम कहेंगे टेम्परेचर के चेंजेस के कारण, ऑल्टरनेट चेंजेस के कारण ऊपर की लेयर इसकी निकलने लगती है ओनियन की तरह। सो प्रोसेस बाय विच कर्व्ड लेयर ऑफ रॉक ब्रेक अवे फ्रॉम रॉक बीनीथ, है ना। तो उसके ऊपर की ये जो कोई हम कहेंगे एक लेयर थी ये निकल गई है, और नीचे जो है कोई डोम या मोनोलिथ ही बचा है, एक अलग ही रॉक। मोनोलिथ यानी सिंगल, है ना। सो मोनोलिथ यानी एक रॉक, उसको कहेंगे मोनोलिथ। तो इसको एक्सफोलिएशन कहा जाता है। एक्सफोलिएशन में हम कहेंगे कि ऊपर की लेयर जो है वो निकलते जाती है ड्यू टू ऑल्टरनेट चेंजेस इन टेम्परेचर, ये देखने मिलता है। तो इसको ओनियन वेदरिंग भी कहा जाता है, ओनियन वेदरिंग भी कहेंगे इसे। और ये मेनली हमें एरिड एरियाज़ में देखने मिलती है ओनियन वेदरिंग। यहाँ पे मैंने यहाँ पिक्चर रखा है, इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हो, और आपने ऐसे देखे भी होंगे काफ़ी रॉक जिसमें ओनियन वेदरिंग आपको देखने मिलती है। सो इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। सो एक्सफोलिएशन के साथ हमारा ये फिजिकल वेदरिंग जो है ये यहाँ कंप्लीट होता है। फिजिकल वेदरिंग में एक बार देख लेते हैं। फिजिकल यानी अभी मैं आपको यहाँ पे भी ला के दिखा दूँ कि हमने इस
फ्लो चार्ट में अभी क्या पूरा किया है, इस फ्लो चार्ट में हमने फिजिकल पूरा किया है। फिजिकल में हम फिर से गए तो हमने थर्मल देखा, फ्रॉस्ट देखा और एक्सफोलिएशन देखा। थर्मल में हमने ग्रैनुलर देखा, उसके अलावा ब्लॉक देखा, फ्रॉस्ट वेजिंग अलग से देखा, एक्सफोलिएशन अलग से देखा। इस तरह से हमारा फिजिकल वेदरिंग ये कंप्लीट होता है। सो केमिकल वेदरिंग के सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल वेदरिंग इज अ वीकनिंग एंड सब्सिक्वेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय केमिकल रिएक्शन। अब ये किसी को केमिकल वेदरिंग इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शन के चलते वो रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसीलिए उसको केमिकल वेदरिंग कहा जाएगा। ये हमें यहाँ पे पता चलता है। ये पता चलने के साथ साथ हम इसमें और आगे बढ़ के देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग जो होते हैं वो भी कुछ टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो गया सॉल्यूशन, दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन, तीसरा हो गया हाइड्रोलिसिस, फोर्थ वन इज कार्बोनेशन एंड फिफ्थ वन इज हाइड्रेशन। तो चलिए इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको ये बता दूं कि सम सोल्यूएबल मिनरल्स इन द रॉक, है ना। तो रॉक में कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पानी में सोल्यूएबल है। अब ये रॉक है, फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पानी में सोल्यूएबल। अब धीरे धीरे जैसे रॉक में पानी जाते जाएगा, सो that mineral will get dissolve when it come in contact with water, हम ये कह सकते हैं। तो इतनी जगह जो है डिजोल्व होने के बाद खाली हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड मिनरल गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम रॉक एंड समटाइम्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ केव्स, है ना। तो ये डिजोल्व हो गया, यहाँ पे जो भी मिनरल था जो डिजोल्व हो सकता था पानी में वो डिजोल्व हो गया। देख रही है यहाँ पे केमिकल कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, पानी के साथ डिजोल्व हो गया, इसलिए ये जगह जो है ये खाली हो गई, इस कारण यहाँ पे केव जैसा कोई स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको कहा जाता है सॉल्यूशन। सेकेंड वन जो है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि होता है कि हम कहेंगे कि वाटर आयरन भी होता है रॉक्स में। सो हम ये कहेंगे कि व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ वाटर, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर एंड आयरन के साथ जब कंबाइन होता है तो वहाँ पे रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग होने के बाद आपने देखा होगा कुछ कुछ रॉक्स पे आपको इस तरह की रस्टिंग देखने मिलती है। तो जब रस्टिंग होती है तो रॉक को वो वीक कर देता है, जैसे आयरन को वीक करता है, और उसको वीक होने के कारण हम कहेंगे कि वहाँ पे वो टूटता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन को आप रस्टिंग से जोड़ सकते हैं, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो आयरन एंड वाटर व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन देखने मिल रहा है जिसके कारण रस्टिंग होती है, और रस्टिंग के चलते ये ब्रेक होता है रॉक। इसको कहा जाता है फिर से वेदरिंग। अगला जो है वो आएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, तो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस व्हेन एसिड रेन, है ना। आप कोई जगह है, कोई रॉक है यहाँ पे जिसके ऊपर एसिड रेन हो रहा है। अब एसिड रेन के चलते क्या होगा कि रॉक में जो मिनरल्स है, जिस मिनरल से रॉक बना है उसके साथ वो एसिड रेन रिएक्ट कर जाएगा, है ना। सच एज फेल्डस्पार टू प्रोड्यूस क्ले, और उससे क्ले बन गया, किसी से सॉल्ट बन गया, और वो सॉल्यूशन जो है वो खुद निकल जाएगा। हम ये कहेंगे कि ये रॉक में कुछ एसिड रेन के कारण कुछ रिएक्शन हुए जिसके कारण रॉक में से कुछ चीज़ें निकल गई और ये रॉक इस तरह से हो गया है। तो ये हाइड्रोलिसिस की एक प्रोसेस है जिसमें एसिड रेन के कारण ये हो सकता है कुछ मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके ये निकल जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन तो ईजी है, कार्बोनेशन नाम आ गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बोनेशन में हम कहेंगे कि मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड बनने के कारण हम ये कहेंगे कि यहाँ की कुछ चीज़ें जो है वो खाली हो जाती है। वाटर के साथ हो गया मिक्स तो कार्बोनिक एसिड बन गया, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह से कुछ होल्स आपको देखने मिल रहे हैं, वो जगह खाली हो गई फिर से। सो इसको कहेंगे हम कार्बोनेशन। ये भी फॉर्मेशन ऑफ केव्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जैसे पहले वाले में हमने देखा था। उसके बाद फिफ्थ जो है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन वर्ड आ गया यानी वाटर से रिलेटेड हो गया, यानी हम कहेंगे इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू मिनरल स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, है ना। तो अब रॉक है उसमें कुछ मिनरल्स है, वो मिनरल्स के स्ट्रक्चर में रॉक के वाटर चले गया है, वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, और उस कारण हम कहेंगे कि हाइड्रेशन एक्सपांड्स द वॉल्यूम। उस कारण वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण कोई भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो उसका डिफॉर्म हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुड एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनहाइड्राइट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे बनती है वाटर एब्जॉर्ब होने के कारण, और उस कारण वो एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण रॉक का डिफॉर्मेशन होता है। इसको कहा जाता है हाइड्रेशन। यहाँ पे आप हाइड्रेशन के कुछ एग्जांपल देख रहे हो। तो हाइड्रेशन तो आपने वैसे भी काफ़ी सारे, ये पूरे जितने भी चीज़ें आपने देखी है सभी आपने देखा ही होगा इस तरह के रॉक्स। तो इन्हें कहा जाता है केमिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग को अगर हम यहाँ पे क्लासीफाई करें तो केमिकल वेदरिंग भी कुछ पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे सॉल्यूशन, हम यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशन, उसके अलावा हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, उसके साथ साथ कार्बोनेशन,
और हम यहाँ पे एक और लेंगे, दैट इज़ हाइड्रेशन। सो ये सब यहाँ पे हमने स्टडी किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग के कुछ क्लासिफिकेशंस थे। सो यहाँ पे अब हम दूसरा भी पार्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं वेदरिंग का, दैट इज़ हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। वेदरिंग को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। वेदरिंग में आते हैं पहले फिजिकल, जिसको हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड वन इज़ केमिकल, जिसको हम कवर कर चुके हैं। थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वर्ड से आपको अभी कुछ और हिंट मिल रही होगी। बायोलॉजिकल जो है उसमें हम ये कहेंगे कि बायो यानी लाइफ से रिलेटेड होगा, यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग इज अल्टरेशन ऑफ रॉक बाय एक्शन ऑफ प्लांट्स, है ना, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स या मैन, इनके कुछ एक्टिविटीज़ के कारण रॉक में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि उन चीज़ों को हम कहेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बरोइंग और वेजिंग। अब बरोइंग और वेजिंग में हम ये कह सकते हैं कि बरोइंग यानी कुछ एनिमल्स होते हैं जो होल करते हैं किसी भी रॉक में, है ना, कुछ ऐसे हम कहेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो होल करते जाते हैं। वेजिंग जो नैरो स्पेस में घुस जाते हैं, किसी भी छोटी सी उन्होंने नैरो स्पेस दी कि उसके अंदर चले जाते हैं, तो बरोइंग में हम कह सकते हैं कि होल कर रहे हैं, या फिर वेजिंग में कह रहे हैं कि वो नैरो स्पेस में चले जा रहे हैं। सो नैरो स्पेस में या इसमें जाने के कारण भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। सो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवर्म्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ये सब जाने के कारण रॉक में, है ना, हम कहेंगे सरफेस टू केमिकल चेंजेस विद पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। अब वो वहाँ अंदर चले गए जिसके कारण एयर मॉइस्चर वहाँ आने लगे और जिसके कारण फिर से वेदरिंग हो सकती है। ह्यूमन बीइंग जो है बाय रिमूविंग वेजिटेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर, वाटर, मिनरल्स एंड रॉक मटेरियल्स, है ना। रॉक मटेरियल में कहीं जगह ले ली थी वेजिटेशन ने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा पकड़ लीजिए यहाँ पे कुछ वेजिटेशन थी, इस वेजिटेशन को मैन ने निकाल दिया, इंसान ने निकाल दिया, जिस कारण ये जो जगह थी यहाँ पे फिर से एयर, वाटर और मिनरल जाने लगे। और वाटर एयर जाने के कारण आपने देखा क्या क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पिछले इसमें आपने देखा था कि यहाँ पे जैसे एयर आ जाता है तो यहाँ रस्टिंग हो सकती है, ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं, या फिर हम कहेंगे वाटर आने के कारण कार्बोनेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है। इन सब चीज़ों के चलते फिर से रॉक जो है उसमें वेदरिंग होती है। प्लांट रूट्स मेक ग्रेट प्लेजर ऑन द रॉक मटेरियल्स मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। तो प्लांट के रूट्स भी निकलते हैं। ये यहाँ पे इस जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पिक्चर में कि देखिए किस तरह से प्लांट निकले अंदर से, और इस कारण देखिए ये यहाँ से निकलेगा तो ये ब्रेक तो कर ही देगा रॉक को। सो इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग ये भी हो सकती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के चलते हो रही है। सो ये हमने कुछ वेदरिंग्स देखी, तो यहाँ पे वेदरिंग का आपका पोर्शन खत्म होता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक जगह पे हम आके इसके कुछ टेबल्स बना लेते हैं। सो हमने सबसे पहले देखा कि वेदरिंग 3 तरह से होती है। एक होती है फिजिकल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा होता है केमिकल एंड थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल। काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, उतने ही इजी तरीके से इसको याद रखिएगा। फिजिकल में भी हमने देखिए, फिर से एक आपको पूरा लेके जाता हूँ। हमने फिजिकल वेदरिंग में 3 तरह से देखे, थर्मल वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग और एक्सफोलिएशन, है ना। सो हम यहाँ पे इनिशियल लिख लेते हैं, थर्मल हो गया, फ्रॉस्ट वेजिंग हो गया, या फिर एक्सफोलिएशन हो गया, है ना। ये देखने के बाद देखिए हम एक एक चीज़ को जब पढ़ रहे तो हमने देखा कि थर्मल वेजिंग में ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और 2 थे, है ना। तो ग्रैनुलर और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हमें देखने मिलता है थर्मल में। थर्मल को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक ब्लॉक या फिर ग्रैनुलर पहला, और दूसरा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग और एक्सफोलिएशन। इसमें कोई क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं देखने मिले। केमिकल में हम जाते हैं तो केमिकल में हमें काफ़ी सारे देखने मिले। टोटल हमने यहाँ 5 देखे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो है, ये 5 जो हमने देखे, ये कौन कौन से थे अभी आपको अच्छे से याद है, एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन था, ऑक्सीडेशन था, हाइड्रोलिसिस था, कार्बोनेशन था और या हाइड्रेशन था। तो ये 5 यहाँ पे हमने केमिकल वेदरिंग में पढ़े, और 5 के बाद हमने जो पढ़ा वो आखिरी था बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो ये टेबल इस तरह से आप बना लीजिएगा आपके नोट्स में, पूरे फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट के चलते इन सबको याद रखिएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक्सोजेनिक मूवमेंट्स में से वेदरिंग ये पहला देखा। अगले लेक्चर में हम मास मूवमेंट देखने वाले हैं, उसके बाद इरोजन को स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।